So we'll start with questions of gravitation. So on the way, while solving the questions, if you do not remember formulas, do not remember theory, so I'll help you out with that. The time period of an artificial satellite. जब time period of satellite सुनोगे तो पहला दिमाग में आना चाहिए t square is proportional to r cube, where r is orbital radius of the satellite. So the time period of an artificial satellite in circular orbit of radius r is 2 days. And its orbital velocity is v0. Orbital velocity को आप critical velocity भी बोलते हो. If the time period of another satellite in circular orbit is 16 days, then the radius of that satellite is 4r and orbital velocity is v0. Radius of orbit is 4r, but orbital velocity is v0 by 2. Radius of orbit is 2r and orbital velocity is v0. Radius is 2r and orbital velocity is v0 by 2. So कुछ important formulas that you should know is for an artificial satellite, ये planet का केस नहीं है, ये artificial satellite का केस है. Time period square अगर आपको याद होगा, it is 4 pi upon g m r cube. यहाँ पे m होता है mass of Earth, not mass of satellite, not mass of sun. Satellite is revolving around Earth, तो mass of Earth. Satellite is revolving around Earth, the mass of Earth. T square is proportional to r cube. 4 pi square होता है. 4 pi square upon gm constant है, तो T square is proportional to r cube. हमको दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं. एक है टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, दैट इज 2 days. एक है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट, दैट इज 16 days. एक है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, कितना बोला है, r. और एक पूछा है व्हाट इज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सेकंड सैटेलाइट, r2, ये पूछा है. तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं दोनों साइड पे, तो t रेज टू 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू r. ओके, तो यहां से हम सीधा सीधा r2/r1 कर लेंगे. r2/r1 इक्वल टू t2/t1 रेज टू 2/3. r2/r1, t2 कितना है 16 और t1 कितना है 2 रेज टू 2/3. 1 जा एंड 8 जा. तो अभी 8 का क्यूब रूट आपको पता होता है 2 है, तो r2/r1 इक्वल टू 8 का पहले निकाल लो क्यूब रूट, फिर कर लो उसका स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4, तो r2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r1, तो r2 इक्वल टू 4r. तो 4r आएगा. मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी अब आ नहीं सकता, क्योंकि सी और डी में क्या दिया है, 2r. अब चेक करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी. स्टेट बोर्ड के बुक्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, सीबीएसई के बुक्स में उसको ऑर्बिटल बोलते हैं. डिफरेंस इतना ही है, डन. बाकी कुछ डिफरेंस है नहीं. तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √gm/r. g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, √r. क्लियर. तो v2/v1 इक्वल टू √r1/r2. v2/v1 इक्वल टू r1 था r, r2 तुमने अभी फाइंड किया, कितना आया 4r. r और r कैंसल. तो v2 इक्वल टू v1/2. v1 को क्या बोला है, v0, तो v0/2, v0/2. तो 4r एंड v0/2 ऑप्शन नंबर बी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A satellite is in elliptical orbit around Earth with aphelion of 6re and perihelion of 2re, where re is the radius of the Earth. The eccentricity of the orbit is. पहली बात तो क्वेश्चन गलत है. क्यों? क्योंकि एपहेलियन और पेरीहेलियन आप वर्ड्स तब यूज करते हो जब मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड हीलियन, हीलियोस मतलब सन. तो व्हेन यू हैव मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन, तब ये वर्ड यूज होते हैं एपहेलियन और पेरीहेलियन. तो द आइडिया हियर इज, अगर if you
study the motion of planet around sun, तो the motion of any planet around sun is elliptical in nature. जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हो पेरीहेलियन, और जो फारदेस्ट होता है उसको बोलते हो एपहेलियन. अगर हम मोशन ऑफ सैटेलाइट स्टडी करेंगे अराउंड अर्थ, इफ यू स्टडी द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, तो इसी केस में ये आ गया अर्थ, इसमें इसको बोलते हो पेरीजी, इसको बोलते हो एपोजी. तो बोलने के लिए उन्होंने पेरीहेलियन एपहेलियन बोल दिया, लेकिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज पेरीजी एंड एपोजी. तो ठीक है, तो जो भी बोला है अब यूज कर लेंगे वैसे. तो एपोजी डिस्टेंस कितना है 6 RE, इसको मैं डिनोट करूंगा RA, डिस्टेंस ऑफ एपोजी कितना है 6 RE, मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस है ये. तो इन इट्स ऑर्बिट सैटेलाइट का सबसे दूर का जो डिस्टेंस है, एपोजी डिस्टेंस जो है, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये कितना है 6 RE, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस है पेरीजी का RP वो कितना है 2 RE, where RE is radius of Earth. और आपको बोला है व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट. तो पहले तो इसेंट्रिसिटी ये पैरामीटर क्या है समझ लो. क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है. द थिंग इज, अगर हमको ये बताना है कि किसी भी सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड मोशन सर्कुलर है, तो हम एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको बोलते हो इसेंट्रिसिटी. तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाती है 0. अगर E की वैल्यू 0 आई मतलब ऑर्बिट इज सर्कुलर. अगर 0 से 1 के बीच में आई, इसका मतलब जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, तो क्या है फिर इलिप्टिकल है. तो ये जो इलिप्टिसिटी होता है ना, इसको आप इसेंट्रिसिटी बोलते हो. इसेंट्रिसिटी गिव्स यू एन आइडिया कि ऑर्बिट कितना इलिप्टिकल है. जितना E का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलिप्टिकल होगा, E का वैल्यू जितना भी कम होगा वो सर्कुलर होगा. तो ये इसेंट्रिसिटी गिव्स यू एन आइडिया अबाउट व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट. तो शेप ऑफ द ऑर्बिट डिटरमाइन करने के लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया, उसको क्या बोलते हो इसेंट्रिसिटी. इजी है ये. इट इज डिफाइंड एज RA माइनस RP अपॉन RA प्लस RP, बस इतना ही है. तो इसेंट्रिसिटी गिव्स यू द शेप ऑफ ऑर्बिट. E की वैल्यू 0 होना मतलब सर्कल, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हुआ तो इलिप्टिकल. जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ही शेप ज्यादा इलिप्टिकल होगा. तो RA कितना है 6 RE, और ये कितना है 2 RE अपॉन 6 RE प्लस 2 RE. तो 4 RE अपॉन 8 RE मतलब 1/2. 4 RE अपॉन 8 RE मतलब 1/2 या फिर 0.5, दोनों में से जो भी एक ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर A 1/2. और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 क्यों होगा सर्कल के केस में? क्योंकि सर्कल के केस में कोई सेमी मेजर नहीं होता, कोई सेमी माइनर नहीं होता, कोई RA RP अलग नहीं होता, RA एंड RP आर सेम. तो अगर RA एंड RP आर सेम तो न्यूमरेटर हो गया 0, तो इसेंट्रिसिटी इज 0, मतलब द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज सर्क्यूलर. अगला क्वेश्चन, a Saturn year is 29.5 times the Earth year. मतलब तुम अगर सैटर्न पे होते तो तुम अभी तक तुम्हारा पहला बर्थडे भी नहीं आता. What it means? How far is the Saturn from the sun if the Earth is 1.5 into 10⁸ क्या किलोमीटर अवे from the sun. आपको अर्थ और सन का डिस्टेंस बता दिया 1.5 into 10⁸ किलोमीटर. आपको बता दिया कि सैटर्न का एक ईयर ये अर्थ के 29.5 ईयर है, और आपने पूछा है कि सैटर्न का डिस्टेंस बताओ. तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? T is proportional to a cube. AR आप यूज करते हो सैटेलाइट के केस में. सैटेलाइट के केस में नॉर्मली ऑर्बिट होता है सर्क्यूलर, तो आप बोलते हो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ऑर्बिटल रेडियस. लेकिन प्लैनेट के मोशन के केस में ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, फिर आप बोलते हो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस अभी बताया ना मैंने. ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, किसका है? प्लैनेट का है. किसके अराउंड है? सन के अराउंड है. तो एक एक्सिस है जिसका लेंथ बड़ा है, इसको बोलते हो मेजर एक्सिस. इसके हाफ को बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस. एक है माइनर एक्सिस, इसके हाफ को बोलते हो सेमी माइनर एक्सिस. ये B है, ये B है, ये सेमी माइनर है. ये A है और ये भी A है, ये सेमी
मेजर है। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सैटर्न का फाइंड करना है तुमको, क्या डिस्टेंस, मतलब ए फाइंड करना है सैटर्न के लिए। तो एक काम करो, पहले तो तुमको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना, तो क्यूब नहीं चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 2/3 प्रोपोर्शनल टू ए सैटर्न अपॉन ए अर्थ इक्वल टू टी सैटर्न अपॉन टी अर्थ रेज टू 2/3। तो ए सैटर्न अपॉन ए अर्थ इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न इज 29.5 ईयर और अर्थ का 1 ईयर रेज टू 2/3। अब ऐसा है कि आपको ये समझना था कि यहाँ पे कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इफ यू लुक एट द आंसर्स, अगर तुम आंसर देखते हो तो आंसर में हर जगह पे 1.4 1.4 1.4 एंड 1.4, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन से तो मतलब ही नहीं है हमारा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ करते कैसे कैलकुलेशन। 29.5 का नियरेस्ट क्यूब रूट 27, 27 का क्यूब रूट कितना है 3, ये 29.5 है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। तो आई जस्ट राइट डाउन 3 हियर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेशंस, तो मैं इसको क्या मान लूंगा 3। तो ए एस अपॉन ए अर्थ 3 बराबर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा आपको ए एस इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू ए ई। व्हाट इज ए ई? 1.5 इंटू 10 रेज टू 8, हो गया खत्म। 9 1 9, 9 हाफ 4.5, 9 प्लस 4.5 13.5, कितना आ जाएगा ये 13.5 इंटू 10 रेज टू 8, मतलब 1.35 इंटू 10 रेज टू 8 की 9, 8 की 9 9, तो 1.4 इंटू 10 रेज टू 9 किलोमीटर है, क्या रेज टू 9? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a graph is plotted between t square and r cube for a planet, then its slope will be, ये मैंने 11th को अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही बताया था और अभी लिखा भी है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब। क्वेश्चन में ये बोला है अगर हम y एक्सिस में क्या प्लॉट कर रहे हैं, टी स्क्वायर, इफ अ ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर इज प्लॉटेड अगेंस्ट आर क्यूब, एक्स एक्सिस पे क्या है आर क्यूब, फिर ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, तो ये बचा हुआ कौन है, हाँ, तो y इक्वल टू एम एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली बात तो ग्राफ ऐसा आएगा और स्लोप आएगा 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, तो 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम बराबर है ना, सही है ना। प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो मास ऑफ सन, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, डन। तो देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिर्फ याद रखो ये स्लोप में मास किसका है, सेंट्रल बॉडी का। अगर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो सेंट्रल बॉडी कौन है, सन। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है तो सेंट्रल बॉडी कौन है, अर्थ। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। 3 masses each of mass m are placed at the vertices of equilateral triangle ABC of side
एज शोन इन फिगर, साइड एल है वो प्रिंट नहीं हुआ, ऑफ साइड एल एज शोन इन फिगर, द फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ओ ऑफ द ट्राइंगल इज। अब पहले तो पूरा सॉल्यूशन समझ लो, फिर मैं बताता हूँ कि सॉल्व नहीं करना है। पहले पूरा समझ लो, फिर सॉल्व नहीं करना है। आंसर 0 आता है, क्यों 0 आता है बता देता हूँ, पहले पूरा पूरा सॉल्व करो। और ऐसे ट्रिक्स अब याद रखते जाना है। जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली गिव आंसर टू दिस। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स होते हैं इक्वल और एंगल्स होते हैं 60 60 एंड 60। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो दिस। तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे क्या है, सेम मास है। कितना मास है, m m एंड m। सेम मास बोला है m m एंड m। ये हो गया m, यहाँ पे आ गया m, और यहाँ पे भी आ गया m। बराबर, करेक्ट। नाम क्या दिया है इसको, a b और c। तो ये a है, ये b है, एंड हियर यू हैव c। लेंथ इज l l एंड l। और सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। हाँ, तो एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम है यहाँ पे। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसको बोलते हो सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आ गया ये, दिस इज सेंट्रॉइड ओ। अब यहाँ पे एक मास रख दिया, कितना, 2m। तो यहाँ पे मास है 2m, तो यू हैव 2m मास ओवर हियर। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड का हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है l/√3। जितना भी साइड लेंथ होगा कितना है, l है, l है ना। तो a से o तक का डिस्टेंस, OA डिस्टेंस, o से b तक का डिस्टेंस, और o से c तक का डिस्टेंस, ये सब होता है l/√3। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का डिस्टेंस हर एक वर्टेक्स से होता है l/√3, ये पता होना चाहिए। देन क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था तो टोटल एंगल ये कितना था, 60। अगर ये 60 है तो ये कितना है, 30 है। ये भी कितना है, 30 है। अब मैं इंटेंशनली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जस्ट टू नो द एंगल्स। ये 30 है तो ये कितना है, 30 है। ये भी कितना है, 30 है। वेरी गुड। अब मास जो है 2m सेंटर पे, उस पर टोटल 3 फोर्सेस है। एक है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, एक है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, एक है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। 3 मासेस तीनों अट्रैक्ट करेंगे। तो मास एट सेंट्रॉइड ओ एक्सपीरियंसेस 3 फोर्सेस। कौन सा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होंगे, क्यों, डिस्टेंस इक्वल और मासेस इन्वॉल्व भी इक्वल, Gm1 m2 by r²। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू B इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू C इक्वल टू G। मास एट द वर्टेक्स तीनों केस में क्या था, m था। तो m1 मतलब m और m2 मतलब 2m अपॉन डिस्टेंस कितना है, l/√3 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, l/√3 का स्क्वायर। करेक्ट। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास G। एक काम करता हूं मैं, इन सब फोर्सेस को नाम दे देता हूं F। तो ये सारे फोर्सेस को नाम दे दिया F। तो ये F फोर्स कितना आ गया, 2 Gm², Gm² अपॉन l²/3 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू 6 Gm²/l²। ये स्क्वायर है, इज नॉट क्यूब, इट इज स्क्वायर। करेक्ट। देन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होता है अट्रैक्टिव।
अट्रैक्टिव होता है ना, पक्का पक्का। तो जो सेंटर पे जो मास है उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अब आप बोलोगे ऐसा कैसा है, ये तो ज्यादा मास है, ये अट्रैक्ट करेगा, चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, सेंटर फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? सेंटर का मास। तो या तो सारे ही फोर्सेस आउटवर्ड्स दिखा दो, मतलब अवे फ्रॉम 2m दिखा दो, या सारे फोर्सेस टूवर्ड्स दिखा दो। तो मैं नोटेशन ऐसा यूज करूंगा, मैं दिखा रहा हूं जो सेंटर का मास है वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स ए, और वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स बी, और वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स सी। तो या तो सारे के सारे अवे दिखाना, या तो सारे के सारे इनवर्ड्स दिखाना। कुछ आउटवर्ड्स कुछ इनवर्ड्स दिखाओगे तो गलत हो जाएगा, आंसर कभी 0 आएगा नहीं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज अ बेसिक थिंग, कि जो सेंटर का मास है या तो सब मास है उसको बाहर की तरफ खींचेंगे, या तो वो सबको अंदर की तरफ खींचेगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो हमारे पास अब ओवरऑल सिचुएशन ऐसा है। मैं अभी ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करूंगा, अभी मैं ड्रॉ करूंगा सिर्फ फोर्सेस। तो ट्राइंगल को हम फिलहाल साइड में रख देते हैं, वी विल ओनली ड्रॉ फोर्सेस हियर। तो ये आ गया आपके पास फोर्सेस, और फोर्सेस को नाम दे देंगे कुछ। तो ये था फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, यहाँ पे है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, और यहाँ पे है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। और एंगल्स तो तुमको पता ही है, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल भी है 30 डिग्री। अब कंपोनेंट कर लो। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का तो कंपोनेंट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? है ही एक कंपोनेंट, अलोंग वाई एक्सिस है वो। कभी भी कोई भी फोर्स अगर अलोंग एक्स एक्सिस हो या अलोंग वाई एक्सिस हो तो उसका कंपोनेंट करोगे क्या? एक ही तो कंपोनेंट है उसमें, वाई कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट किसके होते हैं? जो लटके हुए होते हैं, ऐसे याद रहेगा। अभी लटके मतलब जो ना एक्स के अलोंग है, जो ना वाई के अलोंग है, वो इन बिटवीन है, एक्स वाई प्लेन में है। तो ये एफ ओ बी और एफ ओ सी एक्स वाई प्लेन में है, ना अलोंग एक्स है ना अलोंग। तो इनके कंपोनेंट होते हैं। जो है ही अलोंग वाई तो कंपोनेंट करोगे क्या? एक ही कंपोनेंट है उसका। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कॉस एंड साइन। तो दो दो कंपोनेंट्स होंगे, और डेफिनेटली आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट। तो ये आ गया एफ ओ बी कॉस 30। और ऐसा डायरेक्टली कैंसिल होता है ऐसा बोल नहीं सकते हो। हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने पहले लिखा है कि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एफ ओ बी कॉस 30 और एफ ओ सी कॉस 30, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आ गया आपके पास एफ ओ सी साइन 30, और यहाँ आ गया एफ ओ बी साइन 30। फिर आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो भी थे, मेरे ख्याल से एक एफ ओ बी कॉस 30 था और एक एफ ओ सी कॉस 30 था, कैंसल आउट बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ओवरऑल अभी आपके पास बचता क्या है फिर? अगर ये कैंसल हो गए तो व्हाट इज लेफ्ट इज, ऊपर एक फोर्स, नीचे दो, नीचे दो के कंपोनेंट्स। तो ये तो गया, दिस इज गॉन। ये भी सब कुछ अभी मैं हटा देता हूँ। आई विल जस्ट राइट डाउन व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। इन अ वे सब कुछ हटा दो, सिर्फ इस पे फोकस करो। आप इसको भी हटा दो यहाँ से, बराबर, राइट। एक फोर्स अपवर्ड है और दो फोर्सेस डाउनवर्ड्स है। जो दो फोर्सेस डाउनवर्ड्स है और जो एक फोर्स अपवर्ड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? देख लो, आराम से देख लो। एफ ओ ए क्या था? नहीं, एफ ओ ए फाइंड किया कि नहीं आपने? 6 GM² बाई एल स्क्वायर, ये फाइंड किया ना, यहाँ पे लिखा है ना, 6 GM² बाई एल स्क्वायर। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है? नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? और बाय द वे ये अपवर्ड फोर्स है ना, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? हाँ बताओ। 2 टाइम्स ऑफ साइन 30। नेट डाउनवर्ड फोर्स इज
एफ डाउन एफ डी, एफ ओ बी साइन 30 प्लस एफ ओ सी साइन 30, लेकिन एफ ओ बी एफ ओ सी एफ ओ ए क्या बोला था इसको मैंने, एफ साइन 30 कितना होता है, हाफ 1/2, और एफ ओ सी कितना है, एफ साइन 30 कितना है, हाफ 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 और हाफ, तो कितना हो गया एफ। लेकिन यही तो था, लेकिन ये एफ क्या था, ये क्या था 6 gm स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, देयरफॉर वर्टिकल forces also cancel out, therefore vertical forces also cancel out, तो नेट फोर्स कितना है 0, therefore नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया। अब एक ट्रिक याद रख लेना, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। अगर वर्टाइसेस के मासेस सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वर्टेक्स के सारे मासेस सेम है, सेंटर पे कोई भी मास हो, सेंटर पे m हो, 2m हो, 3m हो, 4m हो, 5m हो, 1000m हो, 10,000m हो, सेंटर पे फोर्स हमेशा 0 अंडर वन कंडीशन दैट यू हैव अ राइट एंड यू हैव अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एट द वर्टाइसेस यू हैव सेम मासेस। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वर्टेक्स पे सेम चार्जेस है, सेंटर पे कोई भी चार्ज हो, कितना भी हो और कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कितना भी हो, तो सेंटर पे फोर्स 0 होता है। पर रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केयरफुल रहना, कभी कभी क्या बोलते हैं ना, ए और बी पे प्लस क्यू चार्ज है, सी पे माइनस क्यू चार्ज है, फिर 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तीनों वर्टेक्स पे सेम टाइप का और सेम क्वांटिटी का चार्ज होना चाहिए, क्यू क्यू क्यू, सेंटर पे कुछ भी हो फिर फोर्स इज 0, राइट। तो रिमेंबर दिस नेक्स्ट टाइम, अभी ठीक है ये पहली बार था तो यू शुड नो, बट नेक्स्ट टाइम यू शुड रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक, जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब ध्यान में आना चाहिए था। 3 masses ऑफ ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बात खत्म हो गई, सेंटर पे फोर्स 0 है, ऑप्शन नंबर ए विदाउट सॉल्विंग, डन। और ऐसा फोर्स 0 सिर्फ ट्रायंगल के केस में नहीं होता है, स्क्वायर के केस में भी यही होता है, रेक्टेंगल के केस में भी यही होता है, और एक सर्कल का केस, अगर सर्कल में सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, ये तो आपके स्टेट बोर्ड का ही क्वेश्चन था, याद है क्या, ग्रेविटेशन में एक स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था, सरकमफेरेंस पे सिमेट्रिकली 3 मासेस रखे थे और सेंटर पे एक मास था, उस पर फोर्स फाइंड करना था, कितना आया था 0। फिर बोला था कि 3 से ज्यादा के लिए करो, फिर हमने 4 लिए थे, क्या आया था 0। फिर पूछा था कि इसको कितना एक्सटेंड कर सकते हो, तो हमने किया था इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या बन गया था रिंग, सेंटर फोर्स कितना था 0। तो इसके आगे याद रखना, अगर सरकमफेरेंस पे या फिर पेरीमीटर पे, वर्टाइसेस पे अगर इक्वल मासेस हो, तो सेंटर पे कितना भी मास हो, फोर्स कितना है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट बोर्ड में ही होता है। The acceleration due to gravity and density of Earth are related by which of the following relations? Acceleration due to gravity का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, G इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अर्थ को हम ट्रीट करते हैं एज अ स्फीयर, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और ये आर स्क्वायर गया, तो जी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर हो गया, 4/3 पाई जी रो आर, 4/3 दिख रहा है, 4/3 पाई जी रो आर दिख रहा है, कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है 4π0, 4π0 कहाँ पे है, आए आपको पूछा डेंसिटी है, इसलिए तो बोलो डेंसिटी, तुम जी लिख रहे हो, तुमको पूछा क्या है डेंसिटी है, हाँ तो हो गया, डेंसिटी इक्वल टू 3g अपॉन 4πgr, अभी मिलेगा ना, बताओ 3g अपॉन 4πgr कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Again, a simple question. Which of the following statements is correct? G increases with increasing altitude. G increases with increasing depth. G increases with increasing latitude. G is independent of mass of Earth. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर C. Why C? Because you see, we have seen. Because you see, हमने देखा है अर्थ से जैसे ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होती है। कैसे कम होती है? तो दो तरीके से कम होती है। एक तो r/r+h का स्क्वायर इंटू जी, ये होता है फॉर हायर हाइट्स। अब ऐसे कैसे कम हो रहा है? और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, और उसका स्क्वायर है और भी छोटा हो जाएगा वो। अगर हाइट कम हो तो GH इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो यहाँ पे भी G इंटू 1 इज G माइनस समथिंग, तो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से कुछ माइनस करोगे तो कम ही होगा। और जैसे तुम डेप्थ में जाओगे, एज यू गो इनसाइड द अर्थ, तो GD इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। वापस से वही, जी में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो तो कम हो रहा है, तो हाइट पे जा रहे हो तो कम हो रहा है, डेप्थ पे जा रहे हो तो भी कम हो रहा है। तो पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। जी डिक्रीजेज आना चाहिए था विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। यहाँ क्या बोला है? जी इंक्रीजेज। इंक्रीज होता है क्या? विथ डेप्थ इंक्रीज होता है क्या? नहीं। अब अगर आपको पता होगा, लैटिट्यूड मतलब आपने, आपकी लोकेशन ने इक्वेटर से कितना एंगल बनाया। ये 0 लैटिट्यूड है, ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है, राइट? तो लैटिट्यूड मतलब व्हाट इज द एंगल ऑफ अ लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर इन टर्म्स ऑफ एंगल। हमारे सिटी का है 20 पॉइंट समथिंग नॉर्थ, तो वी आर एट सम 20 पॉइंट समथिंग नॉर्थ हियर। तो ये जो एंगल है इसको मैं बोल दूंगा थीटा। ये आ गया लैटिट्यूड। क्या है ये? और एक फॉर्मूला हमने देखा था जी थीटा। ये GH मतलब वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट, या GD मतलब वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ। तो जी थीटा मतलब वेरिएशन ऑफ G विथ लैटिट्यूड। ये होता है G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इक्वेटर पे हो, अगर आप इक्वेटर पे हो तो एट इक्वेटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 0, क्योंकि तुम मेजर ही एंगल कहां से कर रहे हो? इक्वेटर से। तो जी थीटा विल बी G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। तो G की वजह से कुछ माइनस हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप पोल्स पे हो तो एट पोल्स व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री। ये एंगल कितना जाएगा? 90। तो जी थीटा इक्वल टू G माइनस 0, क्योंकि cos 90 इज 0। तो कितना जाएगा? G। तो जी थीटा इक्वल टू G। तो वैल्यू ज्यादा कहाँ पे है? इक्वेटर पे है कि पोल पे है? पोल पे है। मतलब तुम जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा, पोल से इक्वेटर पे आओगे तो वैल्यू कम होगा। इक्वेटर से पोल पे जब जाते हो तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू भी। इसी क्वेश्चन को पूछने का और एक तरीका भी होता है। दे आस्क यू द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो बढ़ेगा कब? व्हेन यू गो फ्रॉम। और कम कब होगा? हो गया ऑप्शन नंबर सी, जी इंक्रीज इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। और जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ बोला कैसे आपने? Gm/r² कितना तो लिखा है अभी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमने स्टेट बोर्ड के क्लासेस में लिया है, अभी नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। द डिपेंडेंस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर कर रहे हो। अज्यूम टू बी अ स्फीयर, अर्थ आपने स्फीयर अज्यूम कर लिया, ऑफ रेडियस r ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज शोन एज, अच्छा ठीक है, इज एज शोन इन फिगर बिलो। तो चारों में से कौन सा करेक्ट है ऐसा पूछा है आपको। देखो सबसे पहले गोइंग बैक टू दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो कम होता है, अर्थ के सरफेस से नीचे आते हो तो भी कम होता है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस पे।
इन्होंने डिस्टेंस r कहां से मेजर किया क्वेश्चन में, सेंटर से। तो जो स्मॉल r डिस्टेंस है कहां से मेजर कर रहे हो, सेंटर से। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन है। वी विल प्लॉट g एज अ फंक्शन ऑफ r, क्योंकि यहाँ पे दिया वही है g एज अ फंक्शन ऑफ r। मैं फिलहाल इसको g डैश बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, g डैश। इक्वेशंस आपको याद है इक्वेशंस। gh क्या था, r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर इंटू जी एच था ना, मैं इसको जी डैश बोल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। नोटेशन तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोले तो नोटेशन बराबर है, करेक्ट है। तो हाइट पे आपको मिल गया ये फॉर्मूला। आपको याद है मैंने आपको बताया था, हाइट है h और सेंटर से डिस्टेंस है r। इसको आप नॉर्मली क्या डिनोट करते हो, स्मॉल r। तो कैन आई राइट डाउन दिस एज r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि r प्लस h क्या है, स्मॉल r इंटू जी। देख सकते हो, पक्का, श्योर। इसमें से कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से है, r और वेरिएबल कौन है, स्मॉल r। तो कॉन्स्टेंट्स को क्लब कर लो, एक साथ लिख दो। ये r स्क्वायर ऊपर आ गया -2, सही है। अब इसको फिलहाल रख दो साइड में, देखते हैं इसका क्या करना है। फिर डेप्थ का याद है, डेप्थ का 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। इसको क्या लिखा था हमने, जी डी। मैं इसको क्या बोलूंगा, जी डैश इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर इंटू जी। आर माइनस डी कितना होता है, स्मॉल आर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फिर एक केस में तुम हाइट पे थे तो स्मॉल आर क्या था, आर प्लस एच। एक केस में तुम और के नीचे हो, कितने डेप्थ पे हो, डी डेप्थ पे हो। तो ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल आर इंटू, हाँ इंटू जी तो है ही, डिवाइड बाय आर है, बराबर। कांस्टेंट कौन कौन है, जी और कैपिटल आर। तो कैन आई राइट डाउन दिस एज जी बाय कैपिटल आर इंटू आर, बराबर। तो जी डैश इक्वल टू जी बाय आर इंटू आर, मतलब जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू -2। क्लियर। अब सारा डेटा कलेक्ट करो, लिंक करो। हम बोल रहे हैं सरफेस से ऊपर जाएंगे तो कम होगा, सरफेस से नीचे आएंगे तो भी कम होगा, बराबर। तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का वैल्यू है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम 9.8। कितना, 9.8। तो ये वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 9.8। सही है, यस और नो, बराबर। इससे नीचे मतलब तुम कहां पे हो, इनसाइड द अर्थ डेप्थ। इससे ऊपर मतलब तुम कहां हो, आउटसाइड द अर्थ। और r इक्वल टू आर मतलब तुम कहां हो, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। तो मैक्सिमम कहां था, सरफेस पे। नीचे जाओगे तो कम होगा, ऊपर जाओगे तो पहले तो तुम देख के समझ जाओ कि ये और ये हो नहीं सकता। अभी ऑप्शन नंबर, मतलब ग्राफ नंबर 2 और 4 में से एक, बराबर। लेकिन जब तुम इनसाइड देख रहे थे, ये था इनसाइड का केस। इनसाइड के केस में फॉर्मूला कैसा बना, y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि y था g डैश, x था r, तो g बाय r आ गया स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स, तो मतलब ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो समझ लेना ये वैसा है। हाँ, तो अभी सेकेंड में दिख रहा है क्या वैसा, नहीं। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, फोर्थ नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी। पर वैसे भी आइडियली यहाँ पे भी तुम देख रहे हो, आउटसाइड मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर वेरिएशन लीनियर है क्या, नहीं। कौन सा है ये, r⁻² है। तो r⁻² लीनियर होता है क्या, नहीं होता है। तो कैसा होता है ये, ऐसा होता है। तो ऐसा दिख रहा है क्या हमको, यस, हो गया, डन।